हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है साउथ अमेरिका, जहां पर लोकेशन, एरिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर हम देखेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जहां पर साउथ अमेरिका को हम डिटेल में जानेंगे यानी कि साउथ अमेरिका, उसकी लोकेशन, एरिया, साथ ही साथ पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स जो हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले साउथ अमेरिका, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट है, किस नंबर का, आप बताइए फटाफट से कि किस नंबर का ये साइज वाइज अगर हम देखें तो किस नंबर पे आता है। ये आता है आपका 4th नंबर पे, है ना। फर्स्ट आपका एशिया है, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, जो अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आ रहे हैं हम 4th, जो हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। ठीक है, साइज में हम देखें तो 4th नंबर पर ये आता है, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर हम देखें इसकी लोकेशन किस तरीके से आती है, तो बेसिकली देखा जाए तो हर तरफ क्या है, ये वाटर बॉडीज जो हैं उनसे घिरा है। सिर्फ यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा के जरिए, जो बहुत ही नैरो सा है, उसके जरिए ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर तरफ इसके वाटर बॉडीज हैं, सिर्फ एक तरफ ये क्या है, लैंड से जुड़ा है ना। जो इस्थमस ऑफ पनामा, हमने इसके पहले इसको डिस्कस किया था, इसके जरिए ये जुड़ा है। क्लियर है। अच्छा, कॉन्टिनेंट इज ट्रायंगुलर। शेप इसका हम लोग देखें तो ट्रायंगुलर शेप में दिखता है ना, या ट्रायंगल जैसा ये बन रहा है, जहां पर जो ऊपर का हिस्सा है वो काफी ब्रॉड है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं बिल्कुल नैरो हो जाता है। लास्ट में हमको एक डॉट के रूप में केप हॉर्न जो है ये मिलता है ना। और पूरा बिल्कुल देखा जाए तो लास्ट में बिल्कुल ये एक पॉइंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इसको अगर हम देखें कि इसकी लोकेशन जो है वो किस तरीके से है, तो ये कहाँ पर पड़ता है। देखिए, हमारी जो अर्थ है उसको इक्वेटर 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है साउथ अमेरिका का अगर हम देखें तो कहां पर आता है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये देखिए, ये ब्लू कलर से क्या है, इक्वेटर है ना। इक्वेटर के देखा जाए तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहां पर आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। बट ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, कुछ पार्ट जो है वो कहां पर है, थोड़ा सा वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। अब यहाँ पर कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी आगे हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री जो है वो हम आपका नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा है और नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन की। लोकेशन देखा जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है, और इक्वेटर से हम देखते हैं तो कहां पर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। मैक्सिमम पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, कुछ पार्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। अब इसका एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अकॉर्डिंग कहां पर पड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक है, एक्सटेंट इसका अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना। 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ आ रहे हैं तो ये 20 डिग्री आपका दिख रहा है। ठीक है, ये 20 डिग्री है। इसके नीचे आपका 23.5 डिग्री पर आता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इसको क्या है, बीच से डिवाइड करता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीच से लगभग इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने क्या कहा, इसके एक्सटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। देखिए, जब नॉर्थ अमेरिका हम लोग देख रहे थे तो नॉर्थ टू नॉर्थ देख रहे थे। क्यों नॉर्थ नॉर्थ हमने वहां पर लिखा था, क्योंकि वहां पर हम लोग ने देखा वो नदर्न हेमिस्फीयर में, ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में है। तो यहाँ पर इसका एक्सटेंट हम कैसे देखेंगे, ये लगभग आपका 12 डिग्री नॉर्थ से आएगा 55 डिग्री साउथ। क्लियर है। यहाँ पर हम देखें तो 40 है, इसके बाद आपका 60 आएगा नीचे, और ये लगभग आपका 55 तक में आ रहा है। ठीक है, ये आपका 0 है, इधर 20 है, ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 20 यहाँ पर है उससे, और ये नीचे ये तो आपका 12 डिग्री है। ठीक है, तो 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ हो गया। अब ईस्ट वेस्ट में हम देखेंगे तो देखिए ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही पूरी तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग WW ही लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी बात करें तो ये आपका लगभग आ रहा है, देखिए शुरुआत इधर से हो रही है और इधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके राइट हैंड से शुरुआत होगी और लेफ्ट की तरफ क्या है, ये बढ़ता जाएगा नंबर। तो 35 डिग्री वेस्ट से ये आता है 81 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 35 डिग्री से 81 डिग्री वेस्ट तक ये इसकी लास्ट है, यहाँ तक ये आता है। ठीक है, अब देखा जाए बाउंडेड है ये किससे, पैसिफिक ओशन से वेस्ट की तरफ, एंड ईस्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो अटलांटिक ओशन जो है उससे ये क्या है, बाउंडेड है। क्लियर है।
चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देखते भी जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। कैरेबियन सी लाइज जस्ट नॉर्थ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ये रहा कैरेबियन सी, है ना। नॉर्थ अमेरिका जब हम लोग देख रहे थे तो कैरेबियन सी था, तो कैरेबियन सी जो है वो इसके जस्ट नॉर्थ की तरफ क्या है। मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इक्वेटर है, इनके बीच में ही मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका जो है वो है। ठीक है, इक्वेटर पासेस नियर द माउथ ऑफ द रिवर अमेजन। ठीक है, तो इक्वेटर जो है ये अमेजन है, अमेजन का माउथ क्या है, रिवर का माउथ क्या होता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, तो अगर आप फटाफट इस पे बता सके तो बताइएगा। तो रिवर जो अमेजन रिवर है उसके माउथ से इक्वेटर जो है वो यहाँ से जाती है। ठीक है, बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर है। चलिए अब इक्वेटर passes near the mouth of river Amazon, 60 degree west longitude passes almost through the middle of this continent। ठीक है, तो 60 डिग्री क्या है यहाँ पर, 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पास जो होता है ये आपका 60 डिग्री है, जो क्या है इसके बीच से बिल्कुल ही जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था केप हॉर्न। ठीक है, यहाँ पर जो डॉट से है केप हॉर्न है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, तो अंटार्कटिका से यहाँ पर ड्रेक पैसेज, इन दोनों के बीच में ड्रेक पैसेज है जो कि क्या है वाटर बॉडी है, वो इसको अलग करता है अंटार्कटिका से। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो इसका अगर पॉलिटिकल डिवीजन हम लोग देखें यहाँ पर तो किस तरीके से डिवीजन है वो देखें। कई सारी यहाँ पर कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम कलर वाइज देखें, बेसिकली यहाँ पर 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, 13 कंट्रीज, एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 कंट्री है। बट इनमें से अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो 2 कंट्रीज कवर करती हैं, है ना, काफी ज्यादा पार्ट जो है ये येलो कलर से शो हो रहा है। ये क्या है, ये है ब्राजील। ब्राजील जो है उसने इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो कवर किया कर रखा है, या कह सकते हैं ये बहुत बड़ी कंट्री है वहाँ की। सेकंड नंबर पर आती है अर्जेंटीना, ये जो नीचे वाला ग्रीन है, एक यहाँ भी ग्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, ये 2 जगहों पर, बट ये जो नीचे वाला है ये अर्जेंटीना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ब्राजील है एंड सेकंड नंबर अर्जेंटीना जो है ये यहाँ के बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी पोजीशन की कि कितने एरिया में ये आती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक में, तो देखिए ये आपका इक्वेटर है और इधर हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। तो इसके बीच में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ब्राजील का है वो कहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में ही आ रहा है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। कुछ पार्ट जो है इसके साउथ और नॉर्थ में आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जो है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके साउथ में हमें देखने को मिलता है ना। कुछ पार्ट ही जो है ये यहाँ से डिवीजन है, कुछ पार्ट ही हमें नॉर्थ में दिख रहा है, बाकी पूरा जो है वो साउथ में इसके दिख रहा है। इसके अलावा 3 और कंट्रीज हैं जो कि काफ़ी बड़ी कंट्रीज में आती हैं। देखिए क्या क्या है, पेरू है, बोलिविया है एंड कोलंबिया है। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो बड़ी कंट्रीज में यहाँ पर आती हैं। क्लियर। चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका कंप्राइज ऑफ मेनी कंट्रीज, यहाँ पर 2 हैं मेन ऑक्यूपाई कर रखी हैं, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, और लोकेशन अभी हमने देख ही लिया, पेरू, कोलंबिया एंड बोलिविया अदर लार्ज कंट्रीज हैं। नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं और आपको क्लियर हो भी नहीं रहा कि क्या चीज़ें लिखी हैं, तो हम लोग यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड नंबर 1, जुआन फर्नांडीज ये नंबर 2 आइलैंड, एंड थर्ड जो है फॉकलैंड आइलैंड है नंबर 3, एंड 4 पर है साउथ सैंडविच आइलैंड। ठीक है, तो आइए इनकी लोकेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक कंट्री है इक्वाडोर। ठीक है, जहाँ जिधर से इक्वेटर जो है उसकी शुरुआत हो रही है, वहीं पर क्या है इक्वाडोर कंट्री है। अभी जो इक्वाडोर है इसी के हम वेस्ट की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 हम लोग लिख देते हैं, तो ये नंबर 1 वाला हो गया। जुआन फर्नांडीज की बात करें तो ये आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का जो आइलैंड है ये है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं सेकंड नंबर। एंड थर्ड अगर हम देखें फॉकलैंड आइलैंड जो है ये रहा नंबर 3, एंड साउथ सैंडविच आइलैंड की बात करें ये यहाँ पर है नंबर 4 पर। ठीक है, अब इसमें से ये 2
आइलैंड्स जो हैं, फॉकलैंड आइलैंड और साउथ सैंडविच आइलैंड जो है, ये ब्रिटिश टेरिटरी जो है उसके अंडर में है। जहां पर फॉकलैंड आइलैंड पे बात करें, यहाँ पर उनकी सेल्फ गवर्नमेंट है, और साउथ सैंडविच की बात करें, यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती है, ठीक है, उनके अंडर में, बट यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो ये यहाँ पर इनके कुछ आइलैंड्स जो हैं वो हमने देखे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है किसकी, अर्जेंटीना की। साथ ही अर्जेंटीना की देखा जाए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्जेंटीना की कैपिटल है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना की कैपिटल, यहाँ से आपका ये रेडी हो जाएगा। तो ब्यूनस आयर्स जो है वो इसकी कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ अर्जेंटीना है। अब इसकी लोकेशन जो है वो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक रिवर जो है वो गई है रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। तो रियो डी ला प्लाटा जो रिवर है उसका यहाँ पर क्या है, माउथ है। माउथ जहाँ पर रिवर जो है वो किसी ओशन से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। तो यहाँ पर इसका माउथ है, इसी के पास ये सिचुएटेड है। ये आपको दिखेगा नहीं नाम, बट हम लोग यहाँ पर मार्क मैं कर दे रही हूँ। तो ब्यूनस आयर्स जो है वो इस जगह पर है, इस रिवर के पास में है, ठीक है। चलिए इस रिवर माउथ पर के पास है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहीं पर क्या है, पंपास है। पंपास की बात अगर हम करें, पंपास एरिया जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये पंपास एरिया है। अब ये पंपास एरिया क्या होता है, तो देखिए पंपास की बात अगर हम करें, पिछला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका, तो हमने वहाँ पे एक बात पर डिस्कस किया था कि प्रेरीज क्या थे, प्रेरीज जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड, ठीक है। तो ग्रास लैंड वो भी थे, ये भी हैं, बट नॉर्थ अमेरिका में उसको हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं, यहाँ पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पंपास वाला जो रीजन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये पंपास जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय द, ये कनेक्टेड है किसके द्वारा, ट्रांस एंडियन रेलवे, ठीक है, ट्रांस एंडियन रेलवे के द्वारा ये ब्यूनस आयर्स जो है वो कनेक्टेड है, या कह सकते हैं पंपास वाला रीजन जो है वो कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह है। किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ चिली की तरफ आप देखेंगे, है ना, चिली, वालपाराइसो एंड सैंटियागो, ठीक है, चिली जो है यहीं पर है, वालपाराइसो एंड सैंटियागो जो है ये है, और यहीं पर ही आपको मिलेगा उस प्लाटा पास, ठीक है, जो दर्रे होते हैं पास, ठीक है, वो है। तो ये यहाँ पर ट्रांस एंडियन रेलवे जो है उसके द्वारा ये कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय द ट्रांस एंडियन रेलवे टू वालपाराइसो एंड सैंटियागो ऑन द वेस्ट कोस्ट थ्रू अ टनल इन द उस्प्लाटा पास, ठीक है। चलिए बच्चों तो बात करते हैं नेक्स्ट सिटी जो कि है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो की हम लोग बात करें तो ये ब्राजील की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, रियो डी जेनेरो। ये अपने कार्निवल के लिए काफ़ी फेमस है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की ये पुरानी कैपिटल रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है, इससे जस्ट ऊपर रियो डी जेनेरो है, जस्ट नीचे हम देखेंगे साओ पालो। तो साओ पालो जो है नंबर 1 लार्जेस्ट सिटी है ब्राज़ील की, एंड सेकंड नंबर पर आता है रियो डी जेनेरो, ठीक है। देखा जाए तो इसके जो माउंटेन्स हैं वहाँ से इस सिटी की खूबसूरती देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल हार्बर जो है इन द वर्ल्ड है, ये वन ऑफ द मोस्ट दुनिया के जो नेचुरल हार्बर्स हैं यानी नेचुरल सी पोर्ट्स जो हैं उनमें अगर हम देखें उनमें से एक ये आता है, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड कैपिटल ब्राज़ील की है। अब बात करते हैं ब्राज़ीलिया जो कि अभी के टाइम में ब्राज़ील की कैपिटल है। यहाँ पर हम देखें इसके कि ब्राज़ीलिया जो है हाई अप इन द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ठीक है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो है वो उसमें क्या है, ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका। वेल प्लान्ड, देखा जाए तो ये वेल प्लान्ड है। ब्राज़ील जो है वो क्या है, वो ब्राज़ीलिया जो है वो क्या है, वो वेल प्लान्ड है। और बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं, तो देखिए एक तो कैपिटल है, तो जो कैपिटल होती है वैसे भी देखा जाए तो वो मेन दर्जा उनको मिलता है, मतलब मेन प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग जो हैं वो लोग इस एरिया में
रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं कैराकस। कैराकस जो है ये आपकी वेनेजुएला की कैपिटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ की, ठीक है। तो कैराकस द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। यहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और उस पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और उससे अर्निंग की जाती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेटो। क्वेटो की बात करें, क्वेटो है कैपिटल किसकी? एक्वाडोर। एक्वाडोर की कैपिटल है ये रहा एक्वाडोर, इसकी कैपिटल है क्वेटो, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये इक्वेटर यहीं से गया है ना, इक्वेटर गया है यहीं से। तो इक्वेटर जो है ये इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, हम देखें वो काफ़ी ज़्यादा, उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, काफ़ी गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर जो है वो सही होता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ का क्लाइमेट जो होता है थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहीं से एंडीज माउंटेन चेन जो है वो गई है, उसकी एकदम ऊंचाई पर ये बसा हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर ये बसा है। और इसी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे क्या है हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठीक रहता है, ठीक है। चलिए, प्लेजेंट क्लाइमेट जो है वो ये थ्रू आउट द ईयर इसी वजह से यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ला पाज। ला पाज की बात हम करें तो ला पाज जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड की जो हाईएस्ट सिटी, ऊंची सिटीज हैं उनमें से एक है ला पाज। अब ये ला पाज जो है वो कहाँ है? ये बोलिविया है, ठीक है, बोलिविया की कंट्री है ला पाज, ठीक है। आइए, ला पाज is one of the highest city in the world, capital of Bolivia, situated near the वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है उसी के पास ये रही लेक टिटिकाका, उसके पास ही ये बसी हुई है। ध्यान रखिएगा, लेक टिटिकाका जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन है? फटाफट बताइएगा आप लोग। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए आइए, ये कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका, यहाँ पर हम देखें तो 4 डिवीजन इसका हमें देखने को मिलता है फिजिकल फीचर्स के बेस पर। फर्स्ट जो है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है, एंड सेकेंड जो है वो है द एंडीज माउंटेन्स, एंड थर्ड सेंट्रल प्लेन्स, फोर्थ है ईस्टर्न हाईलैंड्स। इनको हम आगे डिटेल में समझते चलेंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम यहाँ पर द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट कोस्टल प्लेन्स जो है ये बहुत ही नैरो से हैं। इसके पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे। नॉर्थ अमेरिका में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर हमने रॉकीज देखा था, ठीक है, रॉकीज माउंटेन देखा था। वही रॉकीज माउंटेन जो है वो आगे आते जाते हैं और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका में एंडीज के नाम से जाने जाते हैं और ये पूरा एंड तक जाते हैं, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक जाते हैं। तो ये रॉकीज है। अब देखिए, जैसे नाम से समझ में आ रहा है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, बिल्कुल ये वेस्ट में ही है, कोस्टल प्लेन्स है। यहाँ पर ये माउंटेन गया हुआ है, ठीक है, और इधर क्या है? इधर पैसिफिक ओशन है। इनके बीच में ये बिल्कुल नैरो सा जो ये कोस्टल प्लेन है, ठीक है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वाइड ये कहाँ पर है? पेरू जो है इसी तरफ क्या है, ये सबसे ज़्यादा वाइड है, लगभग 80 किलोमीटर तक। बाकी जगहों पर ये वेरी करता रहता है, इसकी चौड़ाई जो है बाकी जगहों पर वेरी करती है, 10 to 15 किलोमीटर तक ही होती है, बहुत ही, क्योंकि ये नैरो है जैसा भी हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं हॉट अटाकामा डेजर्ट। हॉट अटाकामा डेजर्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 66.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इस यहाँ पर चिली है, ठीक है, चिली के नॉर्थ वाला पार्ट अगर हम देखें, यहाँ पर हॉट अटाकामा डेजर्ट जो है ये सिचुएटेड है। हॉट अटाकामा डेजर्ट की अगर हम बात करें, क्लियर है, तो ये क्या है? वर्ल्ड के सबसे ड्राई डेजर्ट में आता है, वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट है ये हॉट अटाकामा डेजर्ट, लाई इन दिस कोस्टल रीजन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हॉट अटाकामा डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? वो इसी कोस्टल रीजन में ये लाई करता है, ठीक है, और जो कि वर्ल्ड का सबसे ड्राई डेजर्ट है। चलिए बात करते हैं हम लोग एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स जैसा कि हमने देखा यहाँ पर पूरी चेन सा ये पाया जाता है ना, तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेच इसका पाया जाता है एंडीज माउंटेन्स का। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ये पूरी एक चेन नहीं है, बल्कि जगह जगह पर यहाँ पर वैली, पास, इसके अलावा कह सकते हैं प्लेटॉक्स, ये सब कुछ जो है इसके पैरेलल चलते हैं। देखा जाए तो ये आपका जो पैसिफिक ओशन है उसके पैरेलल ये पूरा एंडीज जो है वो हमको देखने को मिलता है। इसको हम
एंडीज कॉर्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा चेन सी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये ध्यान देना होगा, इसके पैरेलल बहुत सारे प्लेटॉक्स, बेसिन्स, ये सब कुछ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, दे आर नॉट वन माउंटेन रेंज, जैसा भी हमने समझा। हाईएस्ट पीक इसकी है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि कितनी है, 6960 मीटर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें इक्वेडोर के पास होने के बावजूद, इक्वेटर के पास होने के बावजूद यहाँ का जो एरिया है वो, जैसा अभी हमने इसके पहले भी समझा था कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई है, इस वजह से। इसके अलावा जैसा हमने अभी समझा कि जगह जगह पर क्या है, ब्रेक भी है। ये सिर्फ एक पूरी चेन ही नहीं आई है, जगह जगह पर ब्रेक भी है। उसी में से एक आता है उस प्लाटा पास। ठीक है, वो भी क्या है, एक ब्रेक ही एक तरीके से वहां पर पास जो है वो बन गया है। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका कहाँ है, पेरू। पेरू में लेक टिटिकाका जो कि क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो भी क्या है, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे वॉल्केनोज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एक्टिव वॉल्केनोज भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कई सारे डोरमेंट वॉल्केनोज भी हैं, कई सारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज भी हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉल्केनोज का मतलब क्या है, जिनसे लावा हर समय निकलता होता है ना। डोरमेंट का मतलब क्या है, डोरमेंट यानी कि वो वॉल्केनोज जिसमें से कभी लावा निकला था, उसके बाद से वो एकदम शांत पड़े हुए हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की बात हम करें तो जो कि कभी क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं लंबे टाइम तक, फिर कभी वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, वो आते हैं। तो वो सब कुछ जो है, हर तरीके के वॉल्केनोज जो हैं वो एंडीज में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करेंगे इक्वेडोर में कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, वो हम जानेंगे। तो जैसे माउंट चिनैम्बेरोज हो गए, माउंट कोटोपैक्सी हो गया, माउंट कायम्बे हो गया, ये सभी जो हैं इक्वेडोर के एक्टिव वॉल्केनोज हैं। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर द सेंट्रल प्लेन्स। तो सेंट्रल प्लेन्स कहाँ पर आएंगे, देखिए इधर हम देखें तो ये जो वेस्ट की तरफ है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरास या वेस्टर्न अल्पाइंस जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, इधर आपका नदर्न हाईलैंड्स जो है एक तरीके से वो हो गए, इधर आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स हो गए, है ना। ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये पूरा कवर हो जा रहा है। अब ये जो मिल रहा है ये आपको क्या है, प्लेन्स मिल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल प्लेन्स जो है वो वाला एरिया, ये जो बीच में ये खाली खाली है, ये एरिया जो है ये आपके सेंट्रल प्लेन्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो है उन्होंने क्या किया है, रिवर्स जो होती है उनके आसपास का मैदान, आप जानते हैं कि उसके आसपास का मैदान जो होता है वो फर्टाइल होता है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स जो है आगे का काम जो है, खेती वगैरह जो है वो चीज़ें की जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो बिटवीन द एंडीज इन द वेस्ट, ठीक है, एंडीज जो कि वेस्ट में है और ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है, इनके बीच में ये अभी हम लोगों ने बात की ना कि यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न हाईलैंड्स है, इधर क्या है, एंडीज है, इसके बीच में आपको मिलता है सेंट्रल प्लेन्स। फ्लैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स अमेजन, ओरिनोको, पराना, पराग्वे और एंड उरुग्वे, है ना। तो अगर ओरिनोको की बात करें, बिल्कुल ये क्या है, नॉर्थ की तरफ आएगी ओरिनोको। तो ओरिनोको जो है इसके जो प्लेन्स बनते हैं, ओरिनोको जो रिवर है, ओरिनोको इसके आसपास, रिवर के आसपास का जो प्लेन बनेगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं किस नाम से, लानोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करें अमेजन, अमेजन जो रिवर है, तो ये देखिए ये आपकी अमेजन रिवर है और इसके साथ इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ का जो प्लेन बनेगा, है ना, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लानोस। लानोस के नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो अमेजन वाला जो इस जगह पर जो बनता है, जो कह सकते हैं इधर के जो प्लेन्स हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, साउथ ऑफ द लानोस द अमेजन लोलैंड आर कॉल्ड द सेल्वास। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, ये सेल्वास कहलाएगा। ठीक है, इसमें ज़रूरी है कि जो रिवर्स हैं उनको आप जानते रहिए। फ्लैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स अमेजन, ये ठीक है, पराना, पराग्वे एंड उरुग्वे। यहाँ पर पराना, पराग्वे, उरुग्वे जो है कलेक्टिवली फॉर्म द ला प्लाटा। इसको हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि ला प्लाटा रिवर सिस्टम जो है वो इन तीनों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये ला प्लाटा है। ठीक है, यहाँ पर ये रिवर सिस्टम जो है ये बनता है पराना, पराग्वे एंड उरुग्वे जो है। ठीक है, ये रिवर सिस्टम मतलब इन तीनों रिवर से ये रिवर सिस्टम जो है ये बनता है। यहाँ पर प्लेन्स जो मिलते हैं जो किस में आते हैं, अर्जेंटीना में आते हैं। ठीक है, तो इन प्लेन्स को हम किस नाम से जानते हैं, ये टेम्परेट ग्रासी प्लेन्स होते हैं जिन्हें हम पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टेम्परेट ग्लासी प्लेन्स को हम किस नाम से जानते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर, अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है।
पराना पराग्वे लोलैंड जो है इंक्लूड द ग्रैंड चैको अ वास्ट एलुअल रीजन, ठीक है। तो पराना पराग्वे इसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा भी। तो इस जगह के जो लोलैंड्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर पानी जो है वो रुक जाता है। जो पानी रुक जाता है इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर दलदल बन जाती है। तो बेसिकली जो आपके सेंट्रल प्लेन्स हैं वो आपको आई थिंक कि समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर किस तरीके के ये प्लेन्स बन रहे हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए ओरिनिको जो नॉर्थ की तरफ थी, ध्यान रखिएगा इसको हम लोग किस नाम से देखा हम लोगों ने, ये लानोस है। लानोस से जब हम साउथ की तरफ चलते हैं ये सेल्वास आता है, और इधर आते हैं हम अर्जेंटीना की तरफ, तो यहाँ पर ये बब्बास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग रिवर्स एंड लेक्स। तो सबसे पहले कुछ रिवर्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर की बात हम करें तो देखिए ये टुवर्ड्स चलती है, ये यहाँ पर ओरिनोको रिवर जो है इधर पाई जाएगी, और ये इधर आपका क्या है, इधर आपका गुआना हाईलैंड्स है, ठीक है। गुआना हाईलैंड्स जो है इनके टुवर्ड्स ये चलती है, और वेनेजुएला के जरिए ये कहाँ पर पहुँचती है, वेनेजुएला में ये अटलांटिक ओशन की तरफ ये चली जाती है, ठीक है। फिर यहीं पर हम बात करते हैं एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ओरिनोको जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं के जरिए बना है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है अगर इसको देखें 979 मीटर, तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स। क्लियर, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका। ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स जो है इस तरीके के आते हैं उनको बिल्कुल ही याद रखिएगा। फिर बात करते हैं रिवर मैगडेलेना। रिवर मैगडेलेना जो है ये कोलंबिया रन्स पैरेलल टू द एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। तो मैगडेलेना रिवर जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो कोलंबिया में पाई जाती है, जो कि एंडीज के पैरेलल रन करती है और आकर कहाँ मिलती है, कैरेबियन सी में, ठीक है। ये कोलंबिया है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है, कोलंबिया। यहीं पर एंडीज के पैरेलल ये रन करती है और कैरेबियन सी की तरफ ये ड्रेन हो जाती है। क्लियर। चलिए इसके बाद अमेजन रिवर पर आते हैं। अमेजन रिवर की बात करें तो अमेजन रिवर जो कि देखा जाए बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत सारी दिखेंगी अमेजन में। तो अमेजन जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं इनमें पानी कहा जाए तो इक्वेटर के ये पास में है, ठीक है। इक्वेटर के पास में ये पड़ती है, और जिसकी वजह से इक्वेटर के बारे में आप जानते होंगे, इक्वेटर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर डेली शाम के 4 बजे बारिश होती है। तो जो ये डेली बारिश मिलती है उसके द्वारा यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा अमेजन रिवर जो है यहाँ पर पानी पहुँचता है, और इसी वजह से इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज और डेली पानी मिल रहा है। इस वजह से अमेजन देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पानी रखने वाली रिवर है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अमेजन रिवर के बारे में। अब आइए यहाँ पर देखते हैं अमेजन रिवर विच इज 6400 किलोमीटर लॉन्ग, राइजेस इन द एंडीज माउंटेन एंड फ्लो ईस्टवर्ड, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन जो है यहाँ पर ये राइज करती है और ईस्ट की तरफ ये बहती है और अटलांटिक ओशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इससे आकर मिलती हैं। हाँ, यहीं पर हम देख रहे थे कि यहीं पर बनते हैं सेल्वास। सेल्वास जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये जो सेल्वास है ना, जो हम लोग देख रहे थे कि सेल्वास फॉरेस्ट जो है तो प्लेन्स है, तो सेल्वास की बात हम लोग कर रहे थे। ये सेल्वास जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेल्वास एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और कहा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे मतलब ऑक्सीजन जो है 30% वर्ल्ड को ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं से मिल रहा है, और इसीलिए इनको वर्ल्ड का लंग कहा जाता है। क्लियर है। तो वर्ल्ड का लंग जो है अगर कभी क्वेश्चन आता है या फिर आपको पता रहे कि किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सेल्वास, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं अमेजन, जो कि नेविगेबल है बाय ओशन गोइंग लाइनर्स अप टू मनाउस, ठीक। ला प्लाटा रिवर, इसको अभी हम लोगों ने पहले ही देखा था, जहां पर पराग्वे, पराना और उरुग्वे, ठीक है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ला प्लाटा सिस्टम बनाते हैं ये रिवर्स जो है। फिर बात करते हैं लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है वो कहाँ पर है, पेरू में है। किस पर है, ये बोलिविया प्लेट्यू जो है उस पर है लेक टिटिकाका। ये जो लेक टिटिकाका है इसको हम बात करें तो ये डेसी गुआडोरो, ठीक है, डेसी गुआडोरो रिवर है, उसके जरिए ये पहुंचती है लेक पोपो, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंचती है। क्लियर। अब बात करते हैं लेक मैराकाइबो। लेक मैराकाइबो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेक मैराकाइबो जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये है कहाँ लेक मैराकाइबो, तो लेक मैराकाइबो जो है ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। कहाँ पर आएगा, वेनेजुएला आपका आएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब ये जो लेक मैराकाइबो है इसकी बात हम करें तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये वेनेजुएला है, यहाँ से क्या है पेट्रोलियम जो है वो निकालने का काम यहाँ पर किया जाता है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर केस स्टडी लाइफ इन द अमेजन बेसिन। क्लियर है? तो अमेजन बेसिन में लाइफ, इसकी केस स्टडी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अमेजन बेसिन की अगर हम बात करें तो अमेजन बेसिन बेसिकली देखा जाए तो रिवर अमेजन जो है इसके द्वारा ये ड्रेन्ड होते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये इसके द्वारा ये बने हुए हैं, है ना, जो कि कवर्ड है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही डेंस और किस तरीके के हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी हमेशा मिलता है तो ये सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्लाइमेट यहाँ का देखा जाए तो हॉट होता है, वेट होता है और ह्यूमिड होता है। ठीक है, इक्वेटर के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमेशा क्या है बारिश होती है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उमस होती है। ठीक है, तो हॉट, वेट एंड ह्यूमिड होता है और रेन ऑलमोस्ट एवरीडे होती है, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है कि जिसकी वजह से एक टाइम के बाद क्या है बारिश हो जाती है। अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? अमेजन बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अभी हमने समझा कि लगभग हर रोज यहाँ पर क्या है बारिश मिल जाती है। सम प्लांट्स, ऑर्किड यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत ही डेंस है, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। प्लांट्स में अगर हम बात करें ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियड्स जो हैं ये है मेन। इसके अलावा बर्ड्स में अगर हम देखें कई सारी वैरायटी जो है इनकी भी पाई जाती है, जैसे टूकेन्स हो गए, हमिंग बर्ड हो गए, बर्ड ऑफ पैराडाइज हो गए। आते हैं हम लोग एनिमल्स में। एनिमल्स में देखें तो मंकीज़ हैं, स्लॉथ हैं एंड आंट ईटिंग टैपिर जो है ये कॉमन एनिमल्स हैं। देखिए कुछ कुछ जो है ज़्यादा नहीं, लेकिन दो दो तीन तीन ही हैं, ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके के कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। क्लियर है? वो आपको ध्यान रखना होगा। देखा जाए तो स्नेक जो है इसकी भी कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे एनाकोंडा हो गया, बोआ कंस्ट्रक्टर हो गया, कुछ इस तरीके की स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा मोर देन यहाँ फिशेस जो हैं इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा, इन सबको इंक्लूड करते हुए लगभग 3000 स्पीसीज जो है ये पाई जाती है, किसकी? फिशेस की पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर देखें तो फिशिंग भी एक मेन ऑक्यूपेशन है। तो अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। तो लगभग 2 to 3 मिलियन लोग जो हैं वो अमेजन बेसिन की तरफ रहते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन में की तरफ 2 to 3 मिलियन लोग रहते हैं। देखा जाए तो ये ट्रेडिशनली जो लाइफ थी उस तरीके से जीवन अपना बिताते थे, यानी कि शिकार करना, खाना बदोशी वाला जीवन जीना, कि मतलब एक टाइम एक किसी जगह पर ये लोग हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, उस वहाँ पर जो चीज़ें इनको मिल रही हैं खाने के लिए, जो भी फ्रूट्स मिल रहा है, एनिमल्स मिल रहा है, उनका वो यूज़ करते थे। जंगलों को काट के आग लगा देना, उन जगहों पर रहना, इस तरीके से अपनी लाइफ बिताते थे। अब उस जगह के फ्रूट्स वगैरह जो है वो खत्म हो गए, अब वो क्या करते थे दूसरी जगह पर चले जाते थे जहां पर वो चीजें उनको अवेलेबल होती थी। तो इस तरीके की लाइफ वो बिताते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया, एक दूसरे से युद्ध भी करते थे। कई बार युद्ध जो होते थे उसमें ये एरो का यूज करते थे। जो एरो का यूज करते थे उसमें पॉइजन लगा होता था। देखिए एरो से वैसे ही कोई भी है जो चला जाएगा, लेकिन उसमें क्या है पॉइजन वाले एरो का ये यूज किया करते थे। क्लियर है? अच्छा, टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द अमेजन बेसिन लाइव इन टाउन्स एंड सिटीज। तो आज के टाइम में देखा जाए तो पहले था कि खाना बदोशी वाला लाइफ जो था वो बिताते थे, कि एक जगह रह रहे हैं, फिर एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, जैसे कुछ टाइम तक रहे, फिर उन्होंने अपनी प्लेस जो था वो चेंज कर लेते थे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी के टाइम में देखें तो टाउन एंड सिटीज़ में रहने लगे। सड़कों की कमी की वजह से बोट्स का यूज़ जो है वो ट्रैवल के लिए करते हैं। हंटिंग में देखा जाए तो फिशेस हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, इसके अलावा टॉर्टाइज हो गया, इस तरीके के एनिमल्स जो है उनकी ये हंटिंग किया करते हैं, क्योंकि भाई रिवर है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इजिली मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल अमेजन रिवर बेसिन के जो है वो देखें तो आज वो विलेज वाला जो एरिया है वहाँ पर सेटल होकर रह रहे हैं। अब ये जो इन रिवर बेसिन में रहने वाले लोग हैं, अगर उनकी बात करें तो ये पूरी तरह से कहा जाए तो डिपेंड होते हैं इन फॉरेस्ट पे ही। फॉरेस्ट से ही क्या है इनकी आजीविका जो है वो चलती है, यानी इनका लाइवलीहुड जो है वो इन्हीं फॉरेस्ट से चलता है। इन्हीं फॉरेस्ट से इनको फूड मिलता है, इन्हीं से इनको टूल्स जो है उसके लिए लकड़ियाँ जो है फॉरेस्ट से ही ये अपने टूल्स जो है वो प्राप्त करते हैं। फॉरेस्ट से ही उनकी मेडिसिन जो है वो मिलती है, शेल्टर जो है वो मिलता है। इस तरीके से देखा जाए तो इनकी ज़रूरतें जो हैं, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जैसे टेपियोका है, पाइनएप्पल है, इस तरीके के फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनको जंगलों से ही मिलती हैं। वेजिटेबल्स में कहा जाए तो बनाना जो है
फ्रूट वेजिटेबल दोनों तरफ आएगा, इन सब का ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये ट्राइब्स जो हैं इनकी बहुत सारी संख्या रहती है, बहुत सारी कह सकते हैं एक तरीके से वैरायटी रहती है, जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है उसमें भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। लगभग 180 लैंग्वेज जो है ये इनके द्वारा बोली जाती है। यहाँ पर क्या है, लोग जो है घूमने भी आते हैं और उसके अलावा जो चीज़ें जो जंगलों से मिलती हैं, जैसा हम लोगों ने समझा कि लाइवलीहुड के लिए भी ये इनका यूज़ करते हैं जंगलों का, तो वो चीज़ें जो है वो मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और इस तरीके से इनकी लाइफ चलती है। बट आज के टाइम में हम देखें, क्या इनकी लाइफ जो है वो उतनी ईजिली चल रही है जो पहले की तरह है? नहीं, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही है, जिसकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है। और ये लोग कहाँ पर रहते हैं? इन्हीं फॉरेस्ट में ही रहते हैं। फॉरेस्ट ही इन्हें शेल्टर देता है, फॉरेस्ट से ही इन्हें हर चीज़ मिलती है। लेकिन लोगों की ज़रूरत, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए चाहिए, फैक्ट्रीज वगैरह चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, तो इसकी वजह से जंगलों को साफ किया जा रहा है, ठीक है, और ये जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोड्स वगैरह जो है उसको बनाने के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ जो है जैसी जैसी क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें फैसिलिटीज़ जो है वो और बढ़ानी है, उस तरीके से जंगल जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, जो यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स हैं, ये सिर्फ क्या है अपनी ज़रूरतें ही नहीं वहाँ से पूरी करते, बल्कि वो पूरी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो भी स्पीशीज़ है, चाहे वो एनिमल्स की हैं, एनिमल्स का वो यूज़ करते हैं, बट वो जो स्पीशीज़ हैं उनकी रक्षा भी करते हैं, साथ ही साथ प्लांट्स हैं उनकी रक्षा करते हैं, हर एक चीज़, क्योंकि उनका ये मानना है कि वही क्या है, वो उनको शेल्टर मिल रहा है ना, तो वही उनके लिए सब कुछ है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।